जैसे कि आज हम योग आहार के 419वीं कड़ी पे हैं और 419वीं कड़ी की निरंतरता बिना एक दिन किसी बाधा के हम आगे बढ़ रहे हैं। बाधाएं तो आती हैं लेकिन हमने सभी योगियों ने मिलकर के बाधाओं को से पार पाया है। तो उसके लिए आदरणीय सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे आज के हमारे मुख्य अतिथि हैं राजस्थान के देसमा गांव से। वहाँ पे एक तहसील है मालपुरा, जिला टोंक में। और आज के हमारे जो आदरणीय अतिथि जी हैं वो बीज संरक्षक भी हैं, जल संरक्षक भी हैं और जैविक खेती करते हैं। आपने एक शिक्षक होते हुए अपने जीवन काल में कृषि और शिक्षा को साथ साथ आगे बढ़ाया है और अब सेवानिवृत्ति के बाद निरंतर जल संरक्षण और बीज संरक्षण के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। तो ये जो हमारा योगाहार कार्यक्रम है जो जैविक खेती को समर्पित है, योग और आहार के इस संतुलन की इस कड़ी में पतंजलि किसान सेवा समिति, पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट और भारत भर के अलग अलग प्रदेशों से जुड़े सभी किसान और वैज्ञानिकों की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आदरणीय आज आप क्योंकि राजस्थान की पृष्ठभूमि, राजस्थान की खेती जो खरीफ को लेकर है, वहाँ पे थोड़ा अलग फसलें होती हैं। उनके साथ ही आप कैसे जल संरक्षण को आगे बढ़ावा दे रहे हैं। राजस्थान में जल संरक्षण करना एक स्वयं में एक बड़ी चुनौती है। तो कैसे आप जल संरक्षण को आगे बढ़ावा दे रहे हैं, इस पर भी आपके जो विचार सादर आमंत्रित हैं आज के मुख्य अतिथि जी के द्वारा। और साथ में आप 7:30 तक अपनी बात रखिएगा ताकि आपकी बात के साथ साथ अन्य जो सदस्य हैं वो भी चर्चा में शामिल होंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय श्री किशन लाल जी देशमा जी, आपका स्वागत है। सभी भाई बहनों को नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है दिनेश जी? दिनेश जी आवाज आ रही है? सर हल्की आवाज कट रही है। हाँ हाँ अब आ, जी, आ रही है जी। अब अब आ आ रही रही है। है। जी जी। सभी भाई बहनों को मेरी ओर से सुप्रभात, सुबह का राम राम मालूम होवे। आज योग क्लास के बाद में आपने जो मेरे लिए विषय रखा है, जल, बीज और जैविक खेती, ये सारी चीजें प्रकृति की अनमोल धरोहर है। लेकिन वर्तमान आर्थिक युग में सब चीजों को हमने बाजारू चीजें बना दी है। खरीद करके बीज लाना, खरीद करके पानी लाना और खरीद करके जमीन में जो भी उत्पादन के लिए काम में आने वाली चीजें हैं वो बाजार से लेके आना। तो हमारे पूर्वजों की जो धरोहर थी, संस्कृति थी, सभ्यता थी, उसमें हम नया जोड़ने के साथ साथ विकास की दौड़ में कुछ विनाश के बिंदु भी जोड़ रहे हैं। जैसे बीज हमारे पूर्वजों का एक परंपरा थी कि जो अच्छी फसल होती थी उसका बीज बचा के रखते थे और अगली बार में उस बीज को बोते थे। और दूसरे जो अपने मित्र थे, रिश्तेदार थे, जो किसान, अच्छे किसान थे, उनको वो बीज खुद भी काम में लेते थे और उनको भी देते थे। तो अच्छे बीज का से अच्छी पैदावार मिलती थी। और अच्छे बीज का परिणाम हमने भी कुछ वर्षों पहले देखा है कि जो रासायनिक से पहले खाद्यान्न उत्पादन होता था वो 3-3 साल तक उसका में कोई कीड़ा नहीं लगता था। ये बीज का ही प्रभाव था कि 3 साल तक उसको आप स्टोर रख सकते थे। मेरे क्षेत्र में विशेष रूप से लाल गेहूं या कठिया गेहूं जिसको बोलते हैं, वो बिना पिलाई के होते थे और 3 साल तक उसमें कोई कीड़ा नहीं लगता था। ऐसे ही दूसरे राजस्थान का जो क्षेत्र है,
वो भूभाग की दृष्टि से वर्तमान में भारत का पहला राज्य है और विभिन्नता भरा है। एक तरफ रेगिस्तान है, अरावली क्षेत्र है, सूखा है। तो यहाँ का मानव जीवन बड़ा संकट और संघर्षशील रहा है। हमारे मारवाड़ जो क्षेत्र है उसमें पानी की किल्लत हमेशा रही है और वहाँ घी से ज्यादा महत्व लोग पानी को देते थे। और मारवाड़ में कहावत आज भी है कि घी ढूंढे तो मारो कुछ नहीं बिगड़ो। यानी मेरे जो घी है घर का वो गिर गया तो मेरा कुछ नुकसान नहीं हुआ कि दूसरे दिन फिर दूध से घी निकल जाएगा, मक्खन निकल जाएगा, मक्खन से घी बन जाएगा। लेकिन कहते हैं कि पानी ढूंढे तो मारो जीव जलो। क्यों? पानी तो बरसात से मिलेगा और बरसात आदमी के हाथ में नहीं है, प्रकृति की देन है और वो भी मौसम की देन है। बरसात के मौसम में ही बरसात मिलेगी, दूसरे मौसम में अपन बरसात की उम्मीद करें तो वो पॉसिबल नहीं है। तो पीने के लिए पानी को भी टैंक बना करके साल भर उसका उपयोग पीने में करते थे। नहाने में भी उस पानी का इतनी कंजूसी से कहें या सदुपयोग कहें कि उसमें पहले नहाते थे, उस पानी को नीचे बड़ा बर्तन रखते थे, उसमें स्टोर कर लेते थे, फिर उससे कपड़े वॉश करते थे। तो वही पानी 2 बार यूज हो गया, नहाने में हो गया, उसके बाद कपड़े धोने में हो गया। अब आज हम पाश्चात्य संस्कृति की दौड़ में दौड़ने की वजह से पानी का इतना दुरुपयोग हो चुका है। अभी 10 दिन पहले चेन्नई जो भारत का एक महानगर है, वहां वैज्ञानिकों ने यह स्पष्ट घोषणा कर दी है कि चेन्नई में पानी खत्म हो चुका है। 2000 फीट तक वहां पानी नहीं मिल रहा है बोर में। अब तालाब में तो पानी बरसात का आता है, बाकी कुएं खत्म हो गए। जब 2000 फीट पे पानी नहीं है तो कुओं को इतना किसान या कोई भी सरकार इतना गहरा करा नहीं सकती। तो ये स्थिति किसी एक प्रांत की नहीं, किसी एक देश की नहीं, बल्कि ये पूरे वर्ल्ड की स्थिति है। और कई देश तो हमारे से भी ज्यादा संकट से गुजर रहे हैं। अभी थोड़े दिनों पहले ऑस्ट्रेलिया का आया था कि वहां पीने का पानी जो यूज कर रहे हैं वो नाली के पानी को फिल्टर करके यूज कर रहे हैं। ये स्थितियां वर्ल्ड लेवल पे आज है, मोस्टली सभी देशों में, क्योंकि सभी देशों में पानी का उपयोग बढ़ा है और पानी का स्रोत तो बारिश है। बारिश में भी यदि हम उसको धरती माँ के पेट में नहीं जाने देंगे तो हमको मिलेगा कहाँ से? और धरती माँ का पेट जिस रास्ते से पानी जाता था वो रास्ते हमने ज्यादातर बंद कर दिए, सीमेंट से ढक दिया, रोडों से ढक दिया, बिल्डिंगों से ढक दिया। आज शहरों के नजदीक तो सारी जो खेत थे वो सब कॉलोनियों में बदल चुके हैं। तो हमारी जो जमीन थी जिसमें पानी जाता था उसको हमने ऊपर से प्लास्टर पैक कर दिया, तो पानी अंदर धरती माँ के पेट में जाएगा नहीं तो हमको मिलेगा कहाँ से? हम जो अभी यूज कर रहे हैं वो हमारे बुजुर्गों का रिजर्व बैंक था, उनका सजोया हुआ खजाना था, उसका हम उपयोग कर रहे हैं। रिचार्ज जो हो रहा है उससे कई गुना हम ज्यादा पानी ले रहे हैं, खींच रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक साधन वगैरह बहुत सारे ऐसी चीजें हो गई जो जितना मर्जी आई गहराई से आप ले सकते हैं। पहले ऐसी कोई चीजें नहीं थी, कुएं होते थे, नहर होती थी, कुएं में बैलों से काम लेते थे। कुएं की गहराई 50 फीट होती थी, 60 फीट होती थी और बैलों से दिन भर कितना पानी निकलता था उतना पानी वापस कुएं में आ जाता था, धरती माँ उसको दे देती थी। गर्मी के दिनों में राजस्थान में स्थिति में बताऊं, और राजस्थान नहीं सभी नदियों की स्थितियां थी कि गर्मी के दिनों में 1 फीट 2 फीट 3 फीट हाथ से खड्डा खोद लिया नदी में तो पीने का पानी मिल जाता था। आज नदियों का पेट हमने खाली कर दिया और जो थोड़ी बहुत नदी का पानी बह भी रहा है कहीं, उसमें हमारा पानी नहीं बह रहा है, जहर बह रहा है। महानगरों के किनारे जो कल कारखाने हैं उनसे जो प्रदूषित पानी निकल रहा है वो सारा हमने नदियों में डाल दिया। तो हमारी नदियां जिनको हम
भारतीय संस्कृति और हमारी सभ्यता की प्रतीक रही है, उनको भी हमने नहीं बख्शा, उनको भी गंदी कर दी। अभी गंगा सफाई में कितना बजट भारत सरकार का, हम तो ये कहते हैं सफाई का बजट मत दीजिए, केवल आप गंदा करना बंद कर दीजिए। सफाई के बजट की जरूरत नहीं है, उनको गंदा करने से रोक दीजिए। तो ये पानी की स्थितियां, और समझदार लोगों ने ये भी कह रहे हैं कि तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो पानी के लिए होगा। ये भी लोगों का अनुभव और हमें अग्रिम चेतावनी के रूप में बता रहे हैं। हमें वनस्पति जगत और जितने भी खाद्यान्न है, फल है, सब्जियां हैं, ये हमारे जीवन का आधार है और प्रत्येक जीव को जीने का आधार है, चाहे वो जंगल से प्राप्त करे, चाहे खेत में पैदा करके करे। और खेत में पैदा होने वाली चीज को किसी भी रूप में कारखाने में ले जाके उसका कोई भी रूप धारण करवा करे, लेकिन उसका प्राप्ति तो हमारी धरती माता ही है। तो हमारा बीज शुद्ध होगा, बीज अच्छा होगा, तो हमें जो खाने वाली चीजें हैं वो अच्छी मिलेगी। राजस्थान में मक्का की पैदावार अच्छी होती है, और हम जब छोटे थे तो मक्के का, हम तो घाट बोलते हैं, घाट, लेकिन उसको अपन मक्का का दलिया बनाते कह सकते हैं। उसको जब हमारी माँ बहनें रसोई में बनाती थी तो उसमें से बूंदें निकलती थी, उसको बोलते थे कि मक्का लात मार रही है। और उन बूंदों से हम जो सर्दी के टाइम में चूल्हे के पास में ताप लेते थे सर्दी खत्म करने के लिए, तो हमारे हाथों पे जो अंग बिना कपड़े के ढका हुआ होता था उस पे लगते ही वहाँ छाला हो जाता था। तो हम कहते थे कि घाट लात मार दी, दूर रहना भैया लात मारने लग गई। पीछे वाली पीढ़ी को ये कहे तो पहले तो समझेंगे घाट क्या होता है, फिर कहेंगे भाई उसको ये मक्का के साथ दलिया होता है। तो फिर बुढ़े का दिमाग खराब हो गया, वो भी कोई लात मारती है क्या। तो ये सारी बीज की करामात थी, क्योंकि बीज में शक्ति थी। जब उसको बॉईल करते थे तो उसमें रिएक्शन होता था, और उसको जब खाता था तो आदमी में शक्ति और ऊर्जा मिलती थी। आज सारे बीज हम जीएमओ बीज है, न जाने कौन कौन से जीन उसमें डाल रहे हैं। सब्जी में आम हमें किस सुनने को मिलता था, आज टमाटर ऐसा बीज आ गया, ऐसा टमाटर आ गया, उसका छिलका बॉईल ही नहीं होता, आप कुकर में पका लीजिए वो रबड़ की तरह, छिलका तो रबड़ की तरह रहेगा। मिर्च है, मिर्च पहले थोड़ा सा सिल्ला पे रगड़ते ही सारा बारीक हो जाता था, आज उसका छिलका कटता ही नहीं, आप कितने ही पत्थर मार लो, कितना ही रगड़ लो उसको। तो ये सारे बीजों की करामात है। जो बीज ज्यादा पैदावार लेने के लालच में जितना भी उसमें संशोधन किया, वैज्ञानिकों ने मोडिफाइड किया, वो पैदावार तो देने में सक्षम हो गए, लेकिन हमारे स्वास्थ्य को उन्होंने छीन लिया, हमारी तंदुरुस्ती को छीन लिया, हमारी शक्ति को छीन लिया। तो आज हमें अच्छे बीज की जरूरत है जो लोगों की स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखे, खाने में लाभप्रद हो, फायदेमंद हो। आज से लगभग 6 साल पहले पंजाब के भटिंडा से मेरे पास एक पत्र आया था। कोई रिटायर पोस्टमैन साहब थे, सोनी, उन्होंने लिखा था, साहब हमारा जो पोता है उसको डॉक्टरों ने ये साबित कर दिया है कि पंजाब के कनक का आटा हम उस बच्चे को खिलाएंगे तो ये बच्चा जीवित नहीं रहेगा। तो आपके राजस्थान से हमें देसी खाद का पैदा किया हुआ गेहूं हमें कैसे भेज सकते हैं। ये आज से 6-7 साल पहले की घटना बताना, और वो आज पत्र आज भी मेरे पास सुरक्षित रखा है। और पंजाब में खेती में सबसे ज्यादा रासायनिक प्रयोग लेने से पंजाब का ऐसा कोई परिवार बचा नहीं है जहां कैंसर और टीबी का मरीज नहीं है। बठिंडा से एक बीकानेर के लिए रेल आती है, उस ट्रेन का नाम ही कैंसर ट्रेन है। ट्रेन का नाम तो कैंसर ट्रेन नहीं है, लेकिन उसमें आने वाले यात्री 90% कैंसर के मरीज आते हैं, क्योंकि बीकानेर में एक कैंसर का
अस्पताल है जो ट्रस्ट चलाती है और कम पैसे में वो दवाई उपलब्ध करवाती है। तो ज़्यादा 90% लोग कैंसर की दवा लेने आते हैं। तो उस ट्रेन का नाम इतना उस पेशेंट की वजह से स्टेशन पे कोई पूछेगा कैंसर ट्रेन कब आएगी। और पंजाब जाने का मुझे कभी कभी मौका मिलता रहता है, तो वहाँ पैदा होने वाली चीज मोस्टली आज ये जो खाद्यान्न में गेहूं वितरण किए जा रहे हैं वो पंजाब से ही हमें सप्लाई किए जा रहे हैं। तो राजस्थान पत्रिका में 3-4 साल पहले मुख्य पृष्ठ पे आया था कि 2 रुपए किलो कैंसर बिक रहा है। तो मैंने भी हेडिंग देख करके बड़ा अचंभा हुआ, कैंसर 2 रुपए किलो कैसे बिक रहा है। फिर उसको पढ़ा तो संपादकीय लेख था कि पंजाब से जो गेहूं उत्पन्न हो रहा है, पैदा हो रहा है, उसमें इतना रासायनिक खाद, दवा और जहरीले पदार्थ डालने से इसमें कैंसर के जीवाणु, कीटाणु हैं और वो कई वर्षों तक मौजूद रहते हैं बंद करने के बाद। इसलिए हमारा बीज खत्म हो गया, हमारा पानी खत्म हो गया। अब नया कंसेप्ट अभी सरकार भी जोर लगा रही है, भारत सरकार भी और विभिन्न प्रांतीय सरकारें भी जो है वो इस पे ध्यान दे रही है, प्लानिंग बना रही है। आदरणीय आपका अगर जो कैमरा है खुल जाए तो आपके दर्शन भी हो जाएं। और साथ में आप कैसे जल संरक्षण, क्योंकि एक मरुभूमि में कम कम पानी वाली भूमि में कैसे आप जल संरक्षण कर रहे हैं, ये चीज भी जरूर बताएगा। और मैं कैमरा खुल जाए तो बढ़िया। हाँ। कैमरे का प्रयास करता हूँ दिनेश जी। सभी के दर्शन मुझे भी मिले। राजस्थान में ने पानी का काम लोगों के साथ मिलके किया। अभी तो सरकार बहुत कुछ बड़े स्तर पे कर रही है। पहले सरकार पानी पे इतना बजट भी नहीं करती थी। नरेगा से पूर्व की मैं बात कर रहा हूँ। तो हम गांव में किसानों के पास जाते थे, उनका मीटिंग करके उनको कहते थे कि भाई आपको पानी की जरूरत है तो हम आपको कुछ मदद कर सकते हैं, काम तो आपको करना है। तो वहाँ लोगों के सामने रखते भाई आपको इसमें श्रमदान करना पड़ेगा, पैसा हम आपसे नहीं लेंगे, न कोई खर्च करवाएंगे। तो हमारा सिस्टम ये रहता था कि पानी रोकने के लिए कहीं तो कच्चे मिट्टी के चेक डैम बनाते थे, कुछ पार्ट उसका पक्का निर्माण भी करते थे। तो उनको पक्के निर्माण में पत्थर, सीमेंट और कारीगर की व्यवस्था करते थे। और श्रमदान का कार्य, चुनाई में जो भी श्रम लगते थे, बजरी की व्यवस्था होती थी, पानी की व्यवस्था होती थी, वो गांव वाले श्रमदान से करते थे और बड़ा उसको बड़ी रुचि से करते थे, उस काम को अपना समझ के करते थे। और आज भी जो काम ऐसे हुए हैं जो समाज के सहयोग से हुए, समुदाय के सहयोग से हुए, समुदाय उसको अपना मानता है, उसकी देखरेख करता है, सुरक्षा करता है। और जहाँ पूरा पैसा सरकार का लगता है वहाँ समुदाय समझता है ये चीज सरकार की है, ये टूटे तो सरकार का जिम्मा है, ये क्षतिग्रस्त हो तो सरकार का जिम्मा है। उसमें उनका, क्योंकि उनका कुछ श्रम लगा नहीं तो उसको वो चीज मानता ही नहीं। तो जहाँ व्यक्ति का श्रम लगता है उस चीज को व्यक्ति अपनी निजी चीज समझता है, उसकी सुरक्षा करता है, उसका व्यवस्था करता है और उसकी देखरेख करता है। तो कई गांवों में हमने जो वर्तमान में उसका मूल्यांकन करें तो करोड़ों रुपए के वो स्ट्रक्चर हैं, लेकिन उस समय लाखों में बन गए। क्योंकि जब लोग जुड़ते हैं वहाँ कोई भ्रष्टाचार नहीं होता है, वहाँ कोई दुरुपयोग नहीं होता है और वो आ, कम समय में खूब मेहनत करके काफी काम आगे बढ़ाते हैं, जल्दी से जल्दी उस काम को खत्म करना चाहते हैं। ऐसे जो जल पुरुष के रूप में पहचाने जाते हैं भाई राजेंद्र सिंह जी, जिनका मुख्यालय अलवर जिले में है, तरुणबार संघ, उनके साथ मिलके हमने भी हमारे क्षेत्र में जल ढांचे, जल संरक्षण के एनीकट, नाडियां,
पुराने तालाबों का जीर्णोद्धार, ये कार्य हमने किया है और आज भी उसका लाभ उस समुदाय को मिल रहा है। उस जगह का चयन समुदाय की राय से किया जाता था। अभी जो सरकार में सिलेक्शन जगह का होता है वो राजनीतिक तरीके से होता है, राजनीतिक प्रभाव से होता है, अधिकारी लेवल पे होता है। उसमें कई तरह की खामियां रह जाती है। जहाँ पानी कम खर्चे में ज़्यादा एकत्रित हो सके, वो जगह का चयन नहीं करके दूसरी स्वार्थ की वजह से राजनीतिक प्रभाव जहाँ ज़्यादा होता है वो अपनी ओर खींच ले जाते हैं। पैसा ज़्यादा लगता है, पानी कम रुकता है। तो हमने समुदाय के साथ मिलकर के जो भी वाटर स्ट्रक्चर बनाए थे वो निर्माण हुए। नरेगा के बाद में इस काम में जरूर थोड़ा रुकावट आई है, क्योंकि नरेगा में तो सरकार से पैसा मिलता है, फिर भी लोग काम नहीं कर पा रहे। और ये पूरे भारत की स्थिति है कि नरेगा कागजों में भले ही बहुत अच्छी स्कीम हो सकती है, लेकिन धरती पे हम देखें, सामाजिक जीवन में हम देखें, तो जितना इसमें भारत सरकार का, देश का बजट व्यय हो रहा है, उतना परिणाम जनता को हमें प्राप्त नहीं हो रहा है। तो पानी का स्ट्रक्चर और पानी की व्यवस्थाएं गांव के सहयोग से करें। यदि सरकार का भी यह है कि हम तो सरकार से निवेदन करते हैं कि कुछ हिस्सा उसमें गांव वासियों का रखे। पानी के पीने के स्रोत थे, गांव के पनगढ़ थे, वो कोई पनगढ़ सरकार से नहीं बनते थे, सारे गांव वालों ने बनाए थे। और उसकी साफ सफाई करना, उसको मरम्मत करना, गहरा करना, ये सारे गांव वाले मिलकर करते थे बिना सरकारी सहयोग के। आज से 30 साल 40 साल पहले कोई सरकार बजट ऐसा नहीं देती थी, पंचायतों को भी नहीं देती थी, होता ही नहीं था। तो सामाजिक जो भी गांव की चीजें थी, तालाब थे, पनगढ़ थे, कुएं थे, नहरें थी, ये सारे गांव वालों के बल पे जिंदा थी। और गांव वालों वे ही उसको सुरक्षा के प्रहरी के रूप में काम करते थे। मुझे ध्यान है कि हमारे गांव में जो तालाब था, हमारा गांव का सार्वजनिक, तो पहली बरसात आती थी तो हर घर से एक आदमी फावड़ा लेके तालाब में की पाल पे पहुंचता था कि तालाब में गर्मी के टाइम में पता नहीं किसी ने, चूहे ने बिल निकाल दिया हो, मकोड़ों ने, चींटों ने बिल निकाल दिया, तो वहां से पानी का रिसाव चालू हो सकता है। तो उसकी सुरक्षा के लिए, उस सुराख को बंद करने के लिए हर घर से एक आदमी जाता था। और जब तालाब में थोड़ा पानी आ जाता था, ये आश्वस्त हो जाते थे भाई इसमें कोई सुराख नहीं है, इस कहीं से कोई लीकेज नहीं है, तब जाके लोगों को शांति मिलती थी। तो इतनी रुचि हमने देखी है। जंगल का हमने देखा है कि जिस गांव का जंगल होता था सरकारीकरण से पहले, तो दूसरे पड़ोसी गांव वालों को नहीं आने देते थे, लकड़ी नहीं काटने देते थे, और कहते थे ये जंगल तुम्हारे गांव का है, आपका क्या अधिकार है, आपको कैसे काटने देंगे हम। और सूखी लकड़ी को ही लोग लेके आते थे। हरे पेड़ को काटना गांव वालों का नियम था कि हरा पेड़ काटेगा तो हम उसको समाज से पनिश करेंगे, दंडित करेंगे। क्यों ऐसा उसने हमारे पौधों को नुकसान किया। और जब से ये वनों पे, जंगलों पे सरकारी लेवल लग गया, तो जनता का माइंड भी बदल गया। ये तो सरकार की चीज है, इसको जितना आप ले सकते हो लो। तो हमारे हाथ से जंगल चले गए, पानी चला गया, जमीन भी। अब बड़ी बड़ी कंपनियां बीज के साथ में ऐसी ऐसी जहरीली दवाइयां हमको दे रहे हैं, ऐसी जहरीली खाद हमको दे रहे हैं। अब वापस सरकार उसमें बदल रही है कि भाई जरूरत से ज्यादा आप रासायनिक यूज कर रहे हैं तो हमारी धरती माँ बीमार हो रही है, जो धरती की शक्ति है वो क्षीण हो रही है। और जो हम डालते हैं, चाहे वो रासायनिक खाद डालो, चाहे केमिकल डालो, चाहे पेस्टिसाइड डालो, वो सारी चीज पौधों पे अप्लाई नहीं हो पा रही है, पौधा उसको उपयोग नहीं कर पा रहा है। उसका बहुत सारा हिस्सा धरती माँ में जा रहा है, और वो जो जहरीला है वो पानी के साथ नीचे जमीन में जा रहा है। तो जो भूमि भूजल है, जमीन के अंदर जो गर्म धरती माँ के पेट में जो जल है वो भी दूषित हो रहा है। बहुत कई जगहों की सारी ये रिपोर्टें हो चुकी है कि भूजल जो निकल रहा है वो जल पीने के योग्य नहीं है। तो उसको बिगाड़ा तो हम नहीं है, हमने वो चीजें उपयोग में ली है जो नहीं लेनी चाहिए। और उपयोग में भी लेने की एक सीमा होती है कि आप अमृत भी है या देशी घी मान लो, हमारे स्वास्थ्य को शक्ति देता है, स्वास्थ्य को अच्छा है, लेकिन उसको सीमा से ज्यादा उपयोग ले तो नुकसानदायक भी है। तो ये रासायनिक खाद और दवा फसल की आवश्यकता अनुसार सीमित मात्रा में
करेंगे तो फायदा होगा, लेकिन उसको सीमा से कई गुना ज्यादा हमने उपयोग करने से धरती माँ को जहरीला बना दिया है, उसकी शक्ति खत्म कर दी है, पानी का खत्म कर दिया है। अभी कोरोना काल में लोगों की बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई कि कारखाना 2 महीने बंद रह गया तो कोई ज्यादा असर नहीं हुआ, ठीक है, इनकम रुक गई आदमी की। और पैसे का जिसको घमंड था, अमेरिका जो देश दुनिया का ये मानता था कि मैं सबसे धनवान देश हूँ, पूंजीपति देश हूँ, वहां इतनी जनहानि हुई जिसका पूरे वर्ल्ड में हमने देखा। और हमारी संस्कृति की, हमारे जो उपचार में आयुर्वेदिक औषधियां जी थी, जंगल के पेड़ थे, वनस्पतियां थी, पौधे थे, जिसमें नीम की लोई तो इतनी मांग हो गई थी कि लोग ढूंढ रहे थे, और जहां होती थी तो प्रतिदिन कई लोग लेने आते थे। तो कोरोना से लड़ने के लिए आयुर्वेदिक दवाइयों का उपयोग लोगों ने लिया, काढ़े के रूप में लिया, बॉइल करके लिया, पाउडर करके लिया। उस समय कोई ऐसा अभियान नहीं चला कि आपकी एलोपैथिक दवा का अभियान चलाओ, देसी दवाइयों का ही अभियान चला है। लोग जन सेवा करने वाली इच्छा से लोग गांव के लिए काढ़ा बना रहे हैं, घर में बना रहे हैं। उसमें सारा हमारे जो पूर्वजों ने रसोई में जो मसाले हमको दिए हैं वो हमारी औषधि के रूप में प्रतिदिन हम उसका सेवन करते हैं। तो वो चीजें उपयोग करके कोरोना से हमारे देश की नागरिकों का स्वास्थ्य काफी अच्छा रहा। हमें उसमें संघर्ष करने की ह्यूमिनिटी जिसको हम कहते हैं सकते हैं, शक्ति, रोग प्रतिरोधक शक्ति का इजाफा हुआ, बढ़वार हुई। ये आपकी देशी आयुर्वेदिक दवा से ही वो संभव हुआ। तो हमारे पूर्वजों की चीजें थी, और ये वेद जब से बने हैं, हमारे पुराण उपनिषद, इनमें सबका उल्लेख है। योग जैसे अभी बहन पूनम जी ने, और प्रतिदिन आपका योग की क्लासें लग रही है, योग पहले भी था लेकिन सुषुप्त अवस्था में चला गया था प्रचार के हिसाब से। बाबा रामदेव ने एक ऐसी महान शख्सियत हमारे धरती माँ पर पैदा हुई जो उसको अवतार योग के रूप में, मैं तो कहूंगा कि योग के लिए तो अवतार साबित है, कि पूरी दुनिया में आज योग दिवस मनाना शुरू कर दिया। और पूरे देश, दुनिया के सारे देश इस बात को समझ चुके हैं कि वहाँ योगा के सेंटर चलते हैं और पैसे दे के सेंटरों में जाते हैं। उसी चीज को, चीज तो पहले भी थी, लेकिन उनको लोगों के दिमाग में, मन मस्तिष्क में बिठाना, समझाना, उसका प्रस्तुतिकरण का जो तरीका बाबा ने खड़ा किया है वो भारत देश की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। उसमें हमारे ये रोगी मोदी जी की भी जो रुझान रहा वो भी एक बहुत बड़ा सपोर्ट भारत सरकार का भी मिला। तो आज दुनिया के दूसरे देश इस बात का अनुसरण कर रहे हैं कि योगा सेंटर वहाँ चल रहे हैं, योगा क्लासेस चल रही है, और लोग काफी संख्या में जुड़ रहे हैं। तो ऐसे अभी वर्तमान में भी जो जैविक उत्पाद का है विषय, कि हमारे कभी कभी डॉक्टर समूह के साथ बैठने का भी मौका मिलता है, तो डॉक्टर का कहना है कि हमें डॉक्टर की पूरी पढ़ाई में ये बताया जाता है कि सिर दुखने पे आपको ये टेबलेट देना है, पेट दर्द होने पे ये टेबलेट देना है, चक्कर आने पे आपको ये टेबलेट देना है। हमको ये नहीं सिखाया जाता कि ये होता क्यों है, सिर दर्द क्यों हुआ उसका कारण क्या है वो खोजिए, पेट दर्द क्यों हुआ उसका कारण खोजिए, और उसको जड़ से खत्म करने का वो उपाय नहीं, केवल उसको दबाने का उपाय हमको बताया जाता है। और आधी से ज्यादा बीमारियां हमारा दूषित खान पान और हमारा जहरीला खाद्यान्न, इसकी वजह से ही हो रहा है, ये प्रमाणित हो चुका है। तो इसके रूप में हमारा जो जैविक खेती का भी जो थीम चल रही है, जैविक खेती के साथ साथ में हमारी गौ माता का भी बहुत बड़ा भूमिका है। बिना गौ माता के हम जैविक खेती नहीं कर सकते हैं। हमारे शास्त्र कहते हैं, हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है, हमारे सनातन धर्मियों ने कहा है कि गौ माता का प्रत्येक वस्तु, चाहे आप गोबर ले लीजिए, गोमूत्र ले लीजिए, उसका श्वास ले लीजिए, उसका शरीर ले लीजिए, ऐसी शरीर से ऐसी किरणें निकलती है कि आदमी भयंकर बीमारी से ग्रसित है, लकवा वाला है, कैंसर का है, टीबी का मरीज है, गाय माता को 10 मिनट रोज उसको सहलाता हाथ से तो उसको लाभ मिलता है। और अभी मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि हमारे जयपुर के पास में पीजरपोल गौशाला है, वहां से 192 मेट्रिक टन गाय का गोबर
कुवैत में गया है कंटेनर से। अभी 15 तारीख को यहाँ से रवानगी हुई है। वर्मी कंपोस्ट तो कई देशों में जा रहा है। राजस्थान का काफी संस्थाएं उसको भेज रही है और ये दुनिया के दूसरे देशों ने इस बात को प्रमाणित किया है और माना है कि गाय का गोबर में, गाय के गोमूत्र में, गाय की घी में वो शक्ति है जो हमें शक्ति देती है, हमारी धरती माता को पुनर्जीवित करती है और धरती माता में जो केंचुओं की संख्या है वो बढ़ाती है। केवल ये देसी गोमाता के रूप गाय खाद का और उसका गोमूत्र का प्रभाव है। जर्सी गाय को हम गाय नहीं मानते और वैज्ञानिक भी कहने लगे, कुछ दौर चला था पहले ज्यादा दूध प्राप्ति के लालच में जर्सी, होलिस्टीन ये ब्रीडें हमने पैदा की थी, लेकिन उनके दूध और घी और गोबर में वो शक्ति नहीं है जो हमारी भारतीय नस्ल की गायें हैं उनमें है। इसलिए गोमूत्र या गाय का जो भी उत्पाद है, चाहे वो छाछ से ले लो, दही से ले लो, दूध से ले लो, आज देसी गाय का दूध कई शहरों में जो अन्य दूध की जो रेटें हैं उनसे दुगने भाव में, दिल्ली जैसे शहर में 200-200 रुपए लीटर देसी गाय का, भारतीय नस्ल गाय का दूध बिक रहा है। 150 रुपए किलो तक तो हमारे जयपुर में भी गाय का दूध लोग ले रहे हैं। तो ये समझ आ गई है। तो हमारी जो भारतीय परंपराएं थी, खेती से लेके, दैनिक जीवन दिनचर्या से लेके, खान पान से लेके, पहनावे से लेके, ये सारी पुनर्जीवित हो रही है और उसका लाभ भी लोगों को दिख रहा है। अभी मुख्य रूप से हम खाद्यान्न में गेहूं का उपयोग करते हैं, लेकिन अभी ये कंसेप्ट बदला जा रहा है कि भाई निश्चित खाद्यान्न लीजिए, जितने तरह के उसमें अनाज मिलाओगे उतना ही लाभ हमारे स्वास्थ्य को मिलेगा। उसमें आपका गेहूं के साथ में बाजरा भी हो, चना भी हो, ज्वार भी हो, मकई भी हो, इस सब धान को मिला के हमारे राजस्थान में उसको बेकड़ा बोलते हैं। बेकड़ा यानी सब तरह का धान मिला हुआ, उसका भोजन बना के आप उपयोग में ले रहे हैं, तो वो एक दवा के रूप में ही है। तो हमारा खाने की जो परंपराएं हैं पूर्वजों ने बना रखी थी, उनको उस समय वो लिखते नहीं थे, लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी वो अनुभव ट्रांसफर होता रहता था। आज हमारे इस आधुनिक युग ने जितना हमारे विकास के जितने भी साधन हुए वो हमारी परंपराओं को खत्म करते जा रहे हैं। चाहे वो पारिवारिक परंपराएं हैं, चाहे खाने की परंपराएं हैं, पहनावे की परंपराएं हैं, हमारी धरती के प्रति जो प्रेम है, प्रकृति के प्रति जो प्रेम है, प्रकृति से जो हमें अमूल्य बिना कोई मोल लिए जो चीजें मिलती है। पेड़ जंगल में कौन उगाने जाता है? जंगल प्रकृति की कृपा से खड़ा होता है। पानी कौन लेने जाता है? प्रकृति की व्यवस्था से हमको पानी मिलता है। हवा कौन पैदा कर सकता है? कोई टाटा बिरला या बड़े से बड़ी दुनिया का किसी कोई इंडस्ट्रीज ने खड़ा किया क्या? हवा प्रकृति की देन है और बिना हवा के किसी का जीवन संभव नहीं है। जीवन के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, कीमती चीज है तो हवा। 2 मिनट से ज्यादा हम बिना वायु के नहीं रह सकते, इतना जीवन के लिए जरूरी है। उसको हमने नहीं बख्शा, वो भी हमने प्रदूषित, बहुत बड़ी मात्रा में प्रदूषित कर दिया है। कर कारखानों से ले लो, दूसरे वेस्टेज से ले लो, तो हमारी जो नई नई चीजें हमारे जीवन में आ रही है, प्लास्टिक है, धुआं हमारा व्हीकल से निकलने वाला, या कई बार ये पराली वाला भी मुद्दा, काफी बड़ी मात्रा में, काफी बड़े स्तर पे पराली जलाने वाला भी मुद्दा एक प्रदूषण का बना था कि जितने भी धान के खेत होते हैं उसके पराली को जो बचा हुआ अवशेष है फसल का, उसको जला करके वायु प्रदूषण होता है। और ग्लोबल वार्मिंग तो पूरी दुनिया से में चल रहा है। अभी पूरी दुनिया इस बात को मान रही है कि जितना भी ये वातावरण में हर 10 साल में 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने का आंकड़े विद्वान वैज्ञानिक दे रहे हैं कि हर 10 साल में 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ेगा। और बढ़ने का कारण वही है हमारे से पैदा की हुई गैसें, पेड़ पौधों का विनाश, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, जीव जगत को हानि। हमारे ऐसे जीव जंगल के और गांव के दोनों भी तरह से खत्म हो चुके हैं। हमारे
गाँव में सारस होते थे, तालाबों में इतने सुंदर विचरण करते थे, देखने में इतना मन को अच्छा लगता था, वो आज खत्म हो गए। हमारे ऊपर जब जानवर मरते थे तो गिद्ध आते थे और उसको एक सफाई हो जाती थी, गिद्ध का भोजन था मरा हुआ जानवर, उसको खाते थे। आज वो गिद्ध खत्म हो गए, कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। चील है वो खत्म हो गई। कौवे से एक बड़ा कौवा होता था जिसको हम टोड कागला बोलते थे राजस्थान में, वो देखने को नहीं मिल रहे। तो बहुत सारे जीव हमारी एक्टिविटी से, हमारी क्रियाओं से प्रभावित होकर के इस दुनिया में से विलुप्त होते जा रहे हैं। बगुले हैं, उनकी संख्या बहुत कम हो गई। तो ये प्रकृति का जो बैलेंस बनाया था ईश्वर ने, उसको हमने बिगाड़ दिया और प्रकृति का बैलेंस बिगड़ते ही प्रकृति का प्रकोप हमको देखने को भी मिलता है, भोगने को भी मिलता है। कहीं बाढ़ आ रहा है, कहीं सूखा पड़ रहा है, सूखे जहाँ पड़ा है वहां लोग सूखे से दुखी हैं, वहां कुछ उत्पन्न नहीं हो रहा है। जहाँ बाढ़ आ गया वहां पानी ने बर्बाद कर दिया, फसलें बर्बाद हो गई, जंगल खत्म हो गए, गांव खत्म हो गए और हमारी उपजाऊ जो मिट्टी थी वो खत्म हो गई। तो ये प्रकृति को हमने जितना छेड़छाड़ किया है उतना ही हमारे को नुकसान हुआ है। तो प्रकृति की चीजें प्रकृति द्वारा ही बनती है, हम इसमें ज्यादा भागीदारी नहीं निभा सकते। जी, आदरणीय, बहुत ही सुंदर कि प्रकृति की जो बातें हैं प्रकृति द्वारा ही संवरती हैं। और उससे पहले कि मैं पोरी यानी पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट जाऊं और वहाँ के हमारे वरिष्ठ हैं आदरणीय पवन सर जी के पास जाऊं, उससे पहले एक प्रश्न मन में आता है कि कई दिनों से, कई 2-3 साल से जब से कोरोना हुआ, राजस्थान आना नहीं हुआ, लेकिन जब हमने देखा है कि जैसे बारिश आती थी तो राजस्थान में, आपके खासकर मालपुरा क्षेत्र में और आपके गांव के आसपास के तालाबों में एक उत्सव जैसा माहौल होता था और लोग जल संरक्षण करते थे। तो अभी अभी क्या ये जल संरक्षण की ये प्रक्रिया चालू है? और अगर है तो क्या ये इसका जो तालाब का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होता है, तालाब के जल का? सब तालाब दो तरह के होते थे। एक तालाब तो बड़े जो सरकार द्वारा बनाए जिसको छोटे डैम बोलते थे या बांध बोलते थे, उनका मुख्य उद्देश्य सिंचाई ही हुआ करती थी। और एक गांव तालाब होते थे या सामूहिक तालाब होते थे, उसका निर्माण गांव वालों के द्वारा किया जाता था। उस तालाब का प्रबंधन और नियम गांव वालों ने ये बना रखा था कि भाई हम इससे दीपावली तक पिलाई कर सकते हैं। तो दीपावली तक की 80% तो जरूरत ही नहीं होती थी, क्यों मानसून का पानी सक्रिय रहता था। और सॉरी, दीपावली के बाद में उस तालाब में से पानी निकालना वर्जित था। ये गांव का नियम था, कोई लिखा पढ़ी सरकार की पाबंदी नहीं थी। और आज भी है, हमारे जो गांव का तालाब है उसमें खरीफ की फसल को पिलाने का नियम है और उस तालाब में मिट्टी डालने का काम भी गांव वाले करते थे। हम उसका डिस्ट्रीब्यूट करते थे कि जैसे मेरी 2 बीघा जमीन पिलाई होती है, आपकी 4 बीघा होती है, किसी की 1 बीघा होती थी, किसी की 5 बीघा होती थी। तो भैया अपने को इसको मिट्टी डालना है और उसका वितरण जमीन के आधार पे आवाज किया जाता। नहीं आ जैसे रही मेरे है। 2 बीघा जमीन थी तो 2 बीघा का हिस्सा मेरी आ गया, आपके 5 बीघा जमीन है 5 बीघा का हिस्सा आपके आ गया। उसकी मरम्मत का काम भी गांव वाले करते थे उस जमीन को आधार मान के। और दीपावली तक उसकी पिलाई का नियम होता था, उसके बाद में से उसमें पानी नहीं किसी को आ रही निकालते। है? वो क्यों कि उस पानी पे फसल के साथ में पशु का भी हक है। यदि हम तालाब के पानी को खत्म कर देंगे तो पशु कहाँ से पिएंगे। दूसरे जो जंगली जीव हैं उनका भी हक है, धरती माता का भी हक है। पानी साल भर उस तालाब में रहेगा तो रिचार्ज होगा, रिचार्ज होगा तो आसपास के क्षेत्र के जो तालाब कुएं हैं उनमें रिचार्ज होगा, पानी मिलेगा। तो वो पानी पे सबका हक है, केवल यही नहीं कि हमने शोषण कर लिया, उपयोग कर लिया, तालाब को खाली कर दिया। और पहली बरसात में लोग बड़े आनंद आता था, लेकिन उसमें वर्तमान समय में कुछ गिरावटें जरूर आई है, कमियां जरूर आई, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि पीछे वाली जो पीढ़ी है उसकी संस्कृति के प्रति, संस्कारों के प्रति, हमारी पूर्वजों की जो मान्यताएं थी उनके प्रति उतनी रुचि नहीं रह पा रही है।
क्योंकि अभी पढ़ाई का युग ऐसा हो गया कि जिसमें मैं कह रहा हूँ हमारी इन चीज़ों को हाश करने में, गिरावट लाने में ये जो भी हमारे मोबाइल यंत्र हुए, टीवी हुए, इनकी बहुत बड़ी भूमिका है। आज हम परिवार में भी देखते हैं, ग्रामीण परिवेश में भी, शहर की बात तो छोड़िए, हर बच्चा नेट लेके बैठ जाएगा, पिताजी पानी मांग रहा है कि दवाई मांग रहा है, ये सारी चीजें खत्म होती जा रही। और 10 आदमी कहीं बैठे हैं तो 5 मिनट बात करेंगे, फिर वो सब अपने अपने मोबाइल में उलझ गए आपस में। कौन किसका दुख का तकलीफ नहीं करता है, उससे बात करने की फुर्सत नहीं है। ये हमारी संस्कृति में गिरावट है। ये तो पहले, जब आज से 40 साल पहले किसानी लोग सारा काम हाथ से मेहनत से करते थे, फिर भी शाम को गांव पे चौपाल पे बैठते थे, एक दूसरे का दुख सुख शेयर करते थे, काम के बारे में चिंतन करते थे कि तूने ये काम किया तो अच्छा तरीका कैसे रहा, उसमें क्या दिक्कत रही। वो चीजें बात शेयर नहीं हो रही है, तो गिरावट जरूर है। और ये आधुनिक व्यवस्थाओं की देन मानता हूं मैं तो। ये हमारी जो प्राकृतिक परंपराएं हैं, रीति रिवाज है, त्योहार है, उत्सव है, उनमें भी बहुत सारे उत्सव और त्योहारों को तो हम आज एक फॉर्मेलिटी के रूप में मना रहे हैं। वो रुचि और वो उत्साह उमंग रहा नहीं। ये तो पहले होली आती थी, दिवाली आती थी, गाँव में तैयारियां करते थे, नए कपड़े का पहनावा, नया खाना, नया मिठाई, चीजें, ये सारी चीजें इतनी उमंग से होती थी, इंतजार करते थे, अरे दीपावली आ रही है, होली आ रही है। लेकिन आज सारी चीज बाजार पे टिक गई। दिवाली आ गई, मिठाई से बाजार से मिठाई ले आओ। अब वो मिठाई क्या है, किसकी बनी है, उसमें क्या क्या डाला गया है। अभी आज जो बाजार से आटा आ रहा है, उसमें एक कोई पाउडर केमिकल टाइप डाला जाता है, तो उसमें ज्यादा समय तक कीड़ा नहीं पड़े। अब ये आम आदमी को जानकारी नहीं है किस आटे में क्या मिला, वो चीज मिली हुई है, लेकिन हम उसका उपयोग कर रहे हैं। क्योंकि जो ज्यादा लंबे पीरियड रुकेगा तो उसको मालिक को, पैदा करने वाले को नुकसान नहीं होगा, कीड़ा नहीं लगेगा। लेकिन उस कीड़े को रोकने के लिए तो उन्होंने जो दवाई डाली है, जो केमिकल डाला है, वो हमारे स्वास्थ्य को तो नुकसान कर रहा है। तो ये सारी चीजें बाजारू जो जितनी भी चीजें होती गई, और हमारे हाथ से हमारी जो ओरिजिनल चीजें थी वो खत्म होती गई। तो इसमें सभी परंपराओं में, पानी की परंपराओं में भी है, बीज की परंपराओं में भी है। बीज रखने की परंपरा भी कमजोर पड़ी है। बीज का भी बाजार पे आधारित हो गया है। बरसात हुई, बाजार से थैली बहुत चमक वाली है, उस पर लिखा इतना पैदाइश पे मिलेगा। अरे भाई, तमिलनाडु की जमीन, तमिलनाडु का वातावरण, राजस्थान की जमीन, राजस्थान का पर्यावरण, बिहार का पर्यावरण बहुत डिफरेंट है। मिट्टी पानी में बहुत फर्क है। वहां अच्छी पैदा देने वाला बीज राजस्थान में नहीं दे सकता है, राजस्थान में देने वाला केरला में नहीं दे सकता है। लेकिन बाजार ऐसा खड़ा हो गया कि मल्टीनेशनल कंपनियों ने वो चीज सब जगह फैला दी। तो हमारी जो पारंपरिक जो व्यवस्थाएं थी उनमें गिरावट आई है। जी, धन्यवाद सर कि आपने कहा कि अगर हम बाजार की तरफ बढ़ेंगे तो हमारी संस्कृति अपसंस्कृति की तरफ बढ़ रही है। इसलिए हमारी जो जल संस्कृति है, जो बीज संस्कृति है, जो कृषि संस्कृति है, उसको मिलकर तो बचाना ही होगा क्योंकि मानव जीवन को बचाना और साथ में धरती की बची रहेगी तो हम भी बचे रहेंगे। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आप बने रहिए कि आपकी साथ वार्ता के लिए मैं आदरणीय पवन कुमार सर को आमंत्रित करता हूँ। अ, आप पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट पुरी से हैं। जी, आदरणीय। जी, नमस्कार। आज के मुख्य अतिथि किशन लाल जी, आपका बहुत-बहुत अभिनंदन है। आपने अपने जीवन के जो अनुभव हैं वो आप शेयर किए आज। और इस योगाहार कार्यक्रम में हम इसी प्रकार से रोज नए मुख्य अतिथि, रोज नए व्यक्ति अपने अनुभव शेयर करते हैं, अनुभव साझा करते हैं, कुछ सुझाव भी देते हैं, कुछ जो कार्य होते हैं, जो कार्य कर रहे हैं, उससे हमें प्रेरणा भी मिलती है। और कुछ हमारे साथी ऐसे भी होते हैं जो कि संपर्क भी करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं और डिटेल में, तो इस कक्षा के बाद भी वो संपर्क करते हैं। तो ऐसे आज आपने राजस्थान के जो आपने जहाँ पर पानी की बहुत कमी है, उस अनुभव बताए, जन सहभागिता के ऊपर आपने अनुभव बताए और पुरानी जो व्यवस्थाएँ हैं, उसके बारे में, उसके लाभ और उसमें जो वर्तमान में कमी का जो ट्रेंड ग्राफ नीचे गिरता जा रहा है, उसके बारे में भी आपने विस्तार से चर्चा की। इसके लिए आपका बहुत-बहुत अभिनंदन है। और इस कड़ी पर जिस योगाहार की कड़ी पर हम
अभी वर्तमान में जो खरीफ की फसलें हैं, जो उसकी जो क्रियाएँ होने वाली हैं, उस पर भी हम चर्चाएँ हमारी रोज़ चल रही हैं। लेकिन हमने यह भी अनुरोध किया था मैंने कि क्यों नहीं हम जल संरक्षण के ऊपर भी बातचीत करें, क्योंकि अगर जल का संरक्षण के ऊपर भी हम इस खरीफ सीज़न में हम बातचीत करते हैं, तो न केवल हम अपनी खेती के ऊपर बातचीत करने के साथ-साथ, ये जो एक महत्वपूर्ण कार्य है, पानी का संरक्षण के ऊपर हम बातचीत करें। आपके राजस्थान में तो राजेंद्र सिंह जी से हमारा परिचय रहा, जिनको वाटरमैन कहा जाता है। और उनके द्वारा जो कार्य किए गए शुरुआत में, उनको उसकी वजह से उनको वो भी मिला, लेकिन राजस्थान में तो ये परंपरा ही रही है कि हम वर्षा का संरक्षण करें। जितने भी यहाँ पर चीज़ें बनी, जितनी भी तरह की व्यवस्थाएँ बनी, तो ये सब चीज़ों से जल संरक्षण पर विशेष रूप से बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया और उसका इसके अलावा कुछ एक नदियों को भी पुनर्जीवित करने का यहाँ पर कार्य किया है कई सारे लोगों ने। तो ये सब बधाई के पात्र हैं और इससे पूरे भारतवर्ष में प्रेरणा मिली कि किस प्रकार से जहाँ पानी नहीं होता है, वहाँ भी जल संरक्षण करके हम कार्य कर सकते हैं। पूरे भारतवर्ष में और यहाँ तक कि उत्तराखंड में भी इसी तरह से और बाकी जगह पर भी कई राज्यों में जल संरक्षण के कार्य को करते हुए लोगों ने प्रेरणादायक काम किया है। और अभी मैं कुछ दिन पहले देख रहा था कि बंगलौर में कई सारी झीलों का शहर के रूप में माना जाता है और कई सारे कारणों से वो झील जो है सिमटती जा रही थी या उसमें कचरा भर दे रहे थे या उसमें कोई और तरह की समस्याएं आ रही थी। तो एक व्यक्ति है, मुझे उनका नाम ध्यान नहीं आ रहा है, दिनेश जी शायद उनको ढूँढेंगे। तो अगर मौका मिलेगा तो उनको भी ये योगाहार कार्यक्रम में कि किस प्रकार से एक शहरी क्षेत्र में अभी तक के उन्होंने कहा कि मैं अब काउंट कर रहा हूँ कि मैंने 9 झीलों का अभी तक के पुनर्जीवित करने का काम, पुनर्रक्षित करने का काम कर दिया है। तो ऐसे उनको भी ढूँढते हुए आने वाले योगाहार कक्षा में बुलाने का प्रयास करें कि कैसे शहरी क्षेत्रों में भी इस तरह का कार्य किया जा सकता है। न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में, बल्कि शहरी क्षेत्रों में जो तालाब हैं और जो बड़े-बड़े तालाब हैं, कई हेक्टेयर के तालाब हैं, उनको भी उन्होंने पुनर्जीवित या पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया है। तो इस तरह से ये जल से संबंधित हमारी जो कार्य है, इसको करने के लिए बहुत मेहनत की ज़रूरत पड़ती है, जन सहभागिता की ज़रूरत पड़ती है। और मैंने तो कुछ वर्ष पहले, कई वर्ष पहले आज से राजस्थान के आदरणीय श्री भंवर सिंह चंदाना जी हैं। उनके उनके माध्यम से भी हमें जानकारी मिली कि किस प्रकार से सहभागिता के साथ कार्य किया जा सकता है। जब मैं शुरुआती दौर में था अपने कार्य करने का, तो भंवर जी सिंह जी से भी बहुत हमें अच्छा अनुभव मिला, उनसे जानकारी मिली। तो इस प्रकार से जल संरक्षण के ऊपर हम आगे भी ध्यान देंगे, साथ ही खरीफ सीज़न में होने वाले जो कार्य हैं, उस पर भी ध्यान देंगे। उस पर भी विचार-विमर्श करते रहेंगे और इस प्रकार से ये योगाहार यात्रा हमारी 419वें दिन में आज पहुँच गई है। धीरे-धीरे ये क्रम जारी रहेगा, ये क्रम रुकेगा नहीं, किसी के भी कहने के ऊपर या ये निर्भर नहीं है क्योंकि ये स्वैच्छिक रूप से ये कार्य चल रहा है। और जहाँ पर स्वेच्छा हो जाती है तो वहाँ पर हम इस चीज़ से निरंतर जुड़ते रहते हैं, जो इस चीज़ को समझ जाते हैं। इसी प्रकार से आज की हमारी योग शिक्षिका ने बहुत अच्छी तरह से योग कराया। आज उन्होंने समय की कमी एक हमारा हम देखते हैं कि कई बार हमारे योग शिक्षक कहते हैं कि आज हम ये चीज़ नहीं करा पा रहे हैं क्योंकि समय की कमी हो गई है। आने वाले समय पर ऐसा भी प्रयास कर सकते हैं कि जब योग शिक्षक से हम बातचीत कर रहे होते हैं, हमारी टीम बातचीत कर रही होती है, तो उनसे उनका स्पेशलाइज़ेशन पूछा जाए। जैसे कि आज उन्होंने कहा कि हम मुद्राओं पर हम पूरा समय ले सकते हैं, तो आने वाले समय पर जो भी योग शिक्षक इस तरह से तैयार रहे, तो हो सकता है कि कोई केवल प्राणायाम पर ही अपना फ़ोकस करे क्योंकि उसमें उनको बहुत कंफर्टेबल है और उसमें वो अच्छी तरह से सिखा सकते हैं। हो सकता है कोई योग मुद्रा मुद्रा के ऊपर अपना सेशन लें, हो सकता है 1 सेशन लें, हो सकता है 2 सेशन लें। इसी तरह से हमारी योग के ऊपर हमारी जो एक टेक्नीक है, कुछ एक टेक्निक्स पर वो विशेष रूप से केंद्रित करते हुए काम करें। तो ऐसे करते हुए क्योंकि हमें हर एक इन चौर 419 दिन में लगभग हर एक चीज़ों का अनुभव हो गया है। कुछ को हम प्रैक्टिस कर भी रहे हैं, कुछ हमारे प्रैक्टिस में आ भी गए हैं। लेकिन समय के अभाव की वजह से जो चीज़ें पूर्ण रूप से हम का एक्सपोज़र नहीं मिल पाया है,
उसको एक्सपोज़र देने का भी जहाँ भी संभव होगा, उसको करने का अगर प्रयास करेंगे, तो हमें पूर्ण रूप से उसके विषय के ऊपर जानकारी होगी और जो इस विषय वस्तु के ऊपर हम 1 दिन पहले जानकारी लेते हैं, तो इस चीज़ पर अगर जो भी योग शिक्षक अगर योग मुद्रा के ऊपर अपना वो करें, तो उनके ऊपर लिख दें कि आज की ये जो सत्र होगा, ये जो सेशन होगा, ये मुद्रा पर आधारित होगा, ये सत्र प्राणायाम पर आधारित होगा, ये सत्र हमारा इस चीज़ पर आधारित होगा। तो ऐसा करते हुए भी हम अपनी गुणवत्ता और हमारी किसी भी एक विषय को पूर्ण रूप से करने के लिए भी अग्रसर हो सकते हैं। तो ऐसा मेरा मानना है कि हम इस प्रकार से भी अपनी प्लानिंग कर लेते हैं, तो और बेहतर रूप से एक संपूर्ण जानकारी हमें मिल पाती है और सभी इससे लाभान्वित होकर के फिर उसको प्रैक्टिस में लाने के लिए, क्योंकि ये मुद्रा वाला जो कार्य है, मुद्रा को समझना और उसको फिर प्रैक्टिस करना, इसमें ज़रा-सी समय लगता है। इसको जल्दी-जल्दी अगर हमने किया तो इसको फिर समझ में नहीं आता है। कई बार गलत मुद्रा भी हमें नहीं करनी चाहिए। तो ऐसा इस तरह से प्राणायाम के साथ भी यही चीज़ है। तो हम इस तरह से करते हुए अपनी योजना को इस तरह से बनाते हुए और फ़ोकस तरीके से हम लोग शायद अपना कार्य कर पाएँगे और जितने भी हमारे योगाहर में प्रतिभागी हैं, उनको और ज़्यादा लाभ मिल पाएगा, ऐसा मेरा मानना है। इतना कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी को धन्यवाद। नमस्कार। जी ओम। जी हेलो। जी सर सर आदरणीय। जी सर, हमने अनुपम मिश्र की पुस्तक जो थी आज भी खरे हैं तालाब, उसको पढ़ा और उसमें राजस्थान के तालाबों के बारे में बहुत जानकारी दी और उसका एक कोई निश्चित उसकी गहराई होती थी, परंतु आज जो सरकार की ओर से जो तालाब खोदे जा रहे हैं, उनकी गहराई का कोई अंदाज नहीं है। केवल मिट्टी निकालो बेचो, मिट्टी निकालो बेचो, ऐसा होता है। तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है? और नहर के कारण हमारे क्षेत्र के तालाब तो सब खत्म ही हो गए, अतिक्रमण में चले गए। गांव-गांव जो तालाब थे, अब वो तालाब जो है सब अतिक्रमण में चले गए हैं। तो ये परिस्थितियां हमारे नर्मदापुरम की है और नर्मदापुरम में तालाब जो पहले तो गांव-गांव थे, परंतु अब वो सब अतिक्रमण में चले गए हैं और वो जो अब जो सरकार तालाब बनवा रही है, वो उसकी गहराई का कोई अंदाज ही नहीं है कि कितने गहरे होंगे, क्या होंगे। ऐसी कोई मतलब जो तकनीकी उसका कोई वो नहीं है। जैसे पंचायत जो अभी खुदवा रही है, वो केवल मिट्टी बेचने का काम कर रही है। तो इसमें क्या नुकसान हो सकता है, इसके संबंध में थोड़ा सा आप बताएं। ओम। आपने बहुत ही सटीक कहा कि जो तालाब आज भी खड़े हैं तालाब, ये गांधी पीस फाउंडेशन के अध्यक्ष भाई द्वारा लिखी हुई थी और वो तालाब बनाने से लेकर उसको जिंदा रखना, उसकी जगह का चयन करना, वो सारा गांव वालों के ऊपर निर्भर था। अब ये साइड सिलेक्शन करना, उसको गहराई देना, मिट्टी कितनी डालना, ये सारी चीजें सरकार के लेवल में है। तो सरकार में जयन है, अयन है, जी तो वो गांव वालों का अनुभव तो उनके पास है नहीं। जी उनके पास तो किताबी ज्ञान है और जैसे उनके लेक्चरर प्रोफेसर जैसे उनको पढ़ाते हैं वैसा ही वो नीचे लाते हैं। जी और पहले वो ज्ञान हमारे बुजुर्गों का ज्ञान था, जो वो हजारों वर्षों की देन थी। वो कोई 2-4 साल की डिग्री नहीं थी। जी वो दो बुजुर्गों के पास 2-4 साल की डिग्री नहीं थी, वो हजारों लाखों पीढ़ियों का रोर थी, जो आगे वाली पीढ़ी को ट्रांसफर होती रहती थी। जी अब वो चीजें को खत्म करने में सरकार का भी भूमिका रही है। जी यदि सरकार गांव वालों की समुदाय की राय से और सलाह से वो चीज निर्माण करे, तो उसका निश्चित उस गांव को, उस क्षेत्र को लाभ ज्यादा मिलता है। क्योंकि वहां का रहने वाला बंदा अच्छी तरह समझता है कि यहाँ ज्यादा गहरा खोदेंगे तो पानी खराब आएगा। हमारे नीचे 10 फीट के बाद में कौन सी मिट्टी आएगी, उसमें पानी रुकेगा नहीं। क्यों? मिट्टी की भी परत बदलती है। एक परत तो ऐसी होती है जो बिल्कुल सीमेंट जैसे पानी को रोक लेती, उसके बाद में जहां हमारे जाजरा कंकर बोलते हैं, वो कंकर की परत आ गई तो उसमें पानी रुकेगा नहीं। तो ये इसमें कमी आई है कि गांव वालों की भूमिका कम होती जा रही है और सरकारी
लवाजमे की भूमिका ज्यादा होती जा रही है, इसलिए उसमें पैसा भी ज्यादा खर्च हो रहा है और लाभ भी कम मिल रहा है। हाँ जी आप आदरणीय दिनेश जी ने आज मुझे इस ग्रुप से जोड़ने का मुझे सौभाग्य दिया, सुअवसर दिया। मैं प्रतिदिन इस ग्रुप से जी जुड़ा रहूंगा जी और ओम। लाभ मुझे प्राप्त होगा। मैं सभी का मेरी ओर से तहे दिल से मैं भी आपका आभारी हूँ, क्योंकि मैंने सीखा भी है, सिखाया नहीं सीखा भी है। सीखने की परंपरा जीवन पर्यंत चलती है और मैं तो अपने आप को यही मानता हूँ कि छोटे से मानव जीवन मिला है, उसमें जितना अपन कुछ अपने स्वार्थ से हटके थोड़ा करें वही परमार्थ होता है और वो सीखने का मन होता है। तो मुझे भी आप सभी का जो सानिध्य मिला, जो से जुड़ने का मौका मिला, ये मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा और मैं आगे इससे जुड़ा रहूंगा। जी जी ओम बहुत सुंदर नमस्कार। सर। जी आदरणीय बानी सिंह जी जी बोलिए। जी नमस्ते सर। मेरा निवेदन ये था कि जैसे कृष्णलाल जी से राजस्थान का जो राजसमंद जिला है वहाँ का जो सरपंच है उसका नंबर मिल जाए तो उसको एक दिन मुख्य अतिथि बनाया जाए तो ज़्यादा उचित रहेगा। उन्होंने बेटी बचाओ पेड़ बचाओ पानी बचाओ के ऊपर बहुत ऐतिहासिक काम किया है। उसके गांव की यात्रा अमेरिका के विदेशों के लोग आकर के देख के जाते हैं, वहां से कुछ सीख लेकर के जाते हैं, ऐसा हमने सुना है। तो राजसमंद जिले से जो उनकी ग्राम पंचायत का जो सरपंच है उसका नंबर मिल जाए तो ज्यादा उचित रहेगा। उस ग्राम पंचायत का नाम मालूम हो जाए तो मैं सरपंच का नंबर तो ढूंढ लूंगा, लेकिन ग्राम पंचायत राजसमंद जिले से है सर वो सरपंच, वो इतना नहीं। सा। राजसमंद जिला बहुत बड़ा है, उसमें बहुत सारी पंचायतें जो 200, एक जिले में 200 पंचायतें होती है। जी जी जी। एक जिले में बड़ा जिला है तो 200-250 सरपंच भी होते हैं, छोटा जिला तो 150 भी होते हैं, लेकिन वो ग्राम उस पंचायत उस सरपंच का उस ग्राम पंचायत में रक्षाबंधन के दूसरे दिन सारे गांव को मिलकर के पेड़ों को रक्षाबंधन बांधते हैं, ऐसा पर्व गांव में मनाते हैं। ये तो मेरे पास में लापोडिया में भी मनाते हैं, जो दूदू जिले में है वो। हाँ जी जी, लापोड़िया लापोड़िया राजसमंद जिले में आता ना हाँ सर। हाँ जी 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 वो जी तो हमारे मित्र लक्ष्मण सिंह जी हैं, जी जो ग्रामीण उपमंडल लापोडिया के नाम से पानी का लक्ष्मण अपने राजेंद्र सिंह जी के साथ ही मिलके लक्ष्मण सिंह जी एक कार्यकर्ता के रूप में राजेंद्र सिंह जी काम करते थे। फिर जैसा उनका अनुभव हुआ तो वो अलग हट के काम करने लगे। तो वो तो हमारे मित्र है, मेरे नजदीकी है। जी। उसको एक दिन का मुख्य अतिथि बनाया जाएगा सर, दिनेश सर जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उनका नंबर मैं दे दूंगा, उनसे बात भी कर लूंगा और मैं दिनेश जी को नंबर उपलब्ध करवा दूंगा। जी जी धन्यवाद। आदरणीय आदरणीय बानी सिंह जी, अब हमारे आदरणीय रेशमा जी योगाहार के सदस्य हैं और वो राजस्थान से कई पुरुषार्थी लोगों को जोड़ेंगे, ऐसा अनुरोध है और ऐसी आशा भी है क्योंकि अब हमारे इस परिवार योगाहार परिवार के सदस्य हैं तो ये सिलसिला चलेगा। आदरणीय रेशमा जी, जो आप देशमा लिखते हैं वो अपने गांव का टाइटल उनका है देशमा, और ये जी जी। बहुत ही अपने गांव के संरक्षण के लिए, और वहाँ असल में उन्होंने आज की वार्ता में पूरा वो बता नहीं पाए, लेकिन उन्होंने जल संरक्षण के लिए बहुत ही अच्छे कार्य किए हैं और साथ में गांव वालों का इन्वॉल्वमेंट कैसे हो, और एक उसके साथ ही जो हमारा महिला शक्ति है उसको आगे लाने के लिए भी उन्होंने बड़े पुरुषार्थ किए हैं और वहाँ की बहनों को जो कृषि क्षेत्र से लेकर के राजनीतिक क्षेत्र से लेकर के सामाजिक क्षेत्र के सभी डायमेंशन में आगे बढ़ाने का कार्य किया है। ये बातें कुछ रह गई हैं समय के अभाव के कारण, आने वाले टाइम में हम इन पहलुओं पे भी बात रखेंगे। और आप एक शिक्षक रहे हैं और साथ में आपने बीजों का संरक्षण किया है, आपके पास बीज बैंक भी है, साथ में आप जल संरक्षण के लिए और जैविक खेती के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद है और कि आपने हमारा निवेदन स्वीकारा। और साथ में मैं आदरणीय हम श्री मुन्नीलाल जी भाई साहब जो हमारे प्रभारी हैं मध्य प्रदेश के, तो आपसे निवेदन है कि आप अपनी बात रखें और आगे के लिए। जी आदरणीय। धन्यवाद आदरणीय दिनेश जी, और मैं प्रणाम करना चाहता हूं आदरणीय किशनलाल जी देशमा जी को। मध्य प्रदेश की धरती, मैं मुन्नीलाल यादव पतंजलि किसान सेवा समिति का राज्य प्रभारी मध्य प्रदेश से हूँ और
टीकमगढ़ जिला मेरा है और मेरी गांव बड़ा गांव खुर्द में बैठा हुआ हूँ। और आपने कहा है नीम और गिलोय का, मैं उसी के नीचे रोज बैठता हूँ, योग करता हूँ। और गिलोय का काढ़ा पूरे टीकमगढ़ नगर में और पिलाया, काढ़े बनाने की विधि बताई, लोगों को बहुत लाभ मिला। और हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने पतंजलि योगपीठ आकर के ऑनलाइन पूरे विश्व को लाइव टेलीकास्ट में बताया कि 2.5 लाख लोगों की अगर हम प्राणों की रक्षा कर पाए तो वो पतंजलि योगपीठ के द्वारा योग, आयुर्वेद और गिलोय के काढ़ा से ही कर पाए। ये एक मुख्यमंत्री का कहना, लाइव कहना एक बहुत बड़ी बात है। ऐसा उन्होंने स्वयं स्वीकार किया जो हम माननीय मुख्य अतिथि जी ने बताया। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, आज हमने सुना जल संरक्षण के विषय पर, जैविक खेती के विषय पर, गाय के विषय पर, आयुर्वेद, औषधि और सामाजिक वातावरण के विभिन्न बिंदुओं पर हमारे मुख्य अतिथि जी ने बहुत सारगर उद्बोधन दिया। हम सब जान रहे हैं, जैसा कि हम सबको विदित है और हमारे चीफ गेस्ट महोदय ने भी बताया कि योग को कंदराओं से, ऋषि मुनियों से ला करके जन जन तक पहुंचाने का काम परम पूज्य ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज जी ने किया। 21 जून को, जिसको अंतर्राष्ट्रीय विश्व योग दिवस के रूप में पूरे विश्व ने मनाया। इसी प्रकार के आयुर्वेद, जिस युग के धनवंतरी जिनको कहते हैं, परम सिद्ध आचार्य बालकृष्ण जी ने एक एक जड़ी बूटी का नाम बताया, उसको प्रयोग करने की विधि बताई, उसकी सावधानी बताई और किस रोग में क्या इसका उपयोग कितना करना चाहिए यह बताया। जो भी जड़ी बूटियों से हमने जो आयुर्वेद दवाएं बनाई हैं उसका भी हमने लेख किया है। लेकिन एलोपैथी का जो माननीय मुख्यमंत्री अतिथि जी ने ध्यान आकर्षित किया कि रोग को हम दबाने का काम कर रहे हैं, लेकिन रोग कहाँ से हो रहा है ये किसी ने नहीं बताया। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। परम सिद्ध आचार्य जी ने यही बताया है, परम पूज्य स्वामी जी ने यही बताया है कि हमारी ये दवा ऐसे बनती है और इस रोग को कम ना हो, इसलिए हम योग प्राणायाम करेंगे, योग करेंगे, हम ये दवा का, हम जो औषधि का उपयोग करेंगे तो ये रोग नहीं बनेगा। अगर हमने बनने से रोका तो हम सफल हैं, और अगर हमने दबाया तो कितनी देर तक दबाया जा सकता है। इस योगाहार कार्यक्रम, ये दैनिक योगाहार कार्यक्रम जो चल रहा है, ये लगभग देश से ही नहीं विदेशों से भी हमारे भाई बहन जुड़ रहे हैं, स्वेच्छा से जुड़ते हैं। जैसा कि हमारे आदरणीय पवन कुमार जी ने कहा है, ये कार्यक्रम पूरा स्वैच्छिक चल रहा है, किसी का कोई पेड नहीं है और बड़े लगन के साथ, और ये लगभग 419 दिन ये पूरे कर चुके हैं। और ये भी कि हम योग शिक्षक नया बुलाते हैं, हम नया चीफ गेस्ट को आमंत्रित करते हैं। आज हमने अगर ऐसा नहीं किया होता तो आज हम कृष्णलाल जी को नहीं सुन पाते, आपका अनुभव नहीं सुन पाते। आज हम बहन जी का जो है, जो आज उन्होंने किया है, पूनम जी ने एक प्रोफेसर और विभिन्न मुद्राओं का योग करना, वो भी नहीं हम सुन पाते। इसलिए ये लगातार चल रहा है। हमारे जो पुरुषार्थी भाई बहन इसमें लगातार रोज परिश्रम करके लोगों को योग शिक्षा को चीफ गेस्ट लाते हैं, उनके पुरुषार्थ को नमन करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस देश की, आज मैंने देखा कि एक पहाड़ पे तालाब बना दिया गया है, पहाड़ पे ऊपर। मैं सदन से निवेदन करना चाहता हूँ कि पहाड़ पे क्या पानी ऊपर से कहीं आता है क्या? नहीं आता है। अगर वो तालाब बनना था तो पहाड़ के नीचे बनना था कि वो पानी आता और तालाब में आ जाता। ये सरकार सिर्फ तालाब और जो ग्राम पंचायतें बनाती हैं, सिर्फ उस तालाब में कितना पैसा हमें बच जाएगा इसके लिए बनाते हैं, पानी भरने के लिए नहीं बनाती है। सोच अलग है। आज आप, हमारी सोच ये है कि तालाब को, उसमें पानी का उपयोग होना चाहिए। गांव गांव में तालाब बनना चाहिए। गांव में जो आपने नदियों की और तालाब की बात की है, पहले हमारा जल रोक दिया जाता था और जल का स्तर 50 और 40 और 20 फीट पर रहता था। आज 2-2 हजार रुपये, जैसा आपने कहा, पहुंच गया है। ये बड़ी विडम्बना है। हम चाहते हैं सरकार से, और वो क्या कर सकते हैं, हम सोशल मीडिया पे लिख सकते हैं। सदन में अभी 25-27 लोग जुड़े हुए हैं। अगर हम 25-27 लोग ही अगर अपनी फेसबुक, ट्विटर पर लिखेंगे कि हमारे जल संरक्षण की जो संरचना है, जो हम निर्माण करते हैं, वो कहाँ होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। जैसा कि मेहरा जी ने कहा कि पहले हमारा एस्टीमेट हुआ करता था तालाब का, आज तालाब सिर्फ मिट्टी उठाने के लिए काम बनाते हैं और बाकी कुछ नहीं। खेत तालाब हमारा बनाया जाए। अब पानी, बरसात का समय आने वाला है, हम अपने पानी को अपनी जमीन के अंदर रोकने का प्रयास करें और संरचना ऐसी जगह बनाएं जहां पानी रोका जा सके, सदुपयोग हो। कई ऐसे मुद्दे हैं
जिनको हमें हमारे सामाजिक कार्यकर्ताओं को हमें उठाना चाहिए, ताकि हमारे देश का जो राशि है, जिसका जो है दुरुपयोग हो रहा है, उसका दुरुपयोग ना हो। इस देश की चिंता करने वाले हम आप हैं, जितने भी चिंता करने वाले व्यक्ति हैं उनको हमें, आज सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा माध्यम, जैसा आपने कहा कि चाहे रिश्तेदार बैठ जाएं, चाहे मित्र बैठ जाएं, सब लोग मोबाइल पे लग जाते हैं। तो अगर मोबाइल पे आप लग रहे हैं तो इसमें सदुपयोग करिए, आप लगिए, लेकिन देश के लिए लगिए, समाज के लिए लगिए, अपने मानव शरीर के लिए, गाय के लिए लगिए, ताकि हमारा देश स्वस्थ, समृद्ध और आत्मनिर्भर बन सके। माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी को धन्यवाद देते हैं, परम पूज्य स्वामी जी और माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय अमित शाह जी, हमारे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर साहब भी इस विचारधारा से चल रहे हैं कि कहीं ना कहीं पतंजलि के काम से बहुत संतुष्ट हैं, और वो चाहते हैं कि खेती किसानी का काम, कृषि का जो प्रशिक्षण का काम या प्रमाणीकरण का काम या सॉइल टेस्टिंग का काम, जैसे हरिद्वार पूरे जिले में सॉइल टेस्टिंग का काम हमारे पतंजलि के द्वारा कराया जा रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। यही काम अगर और कहीं होता तो कागजों में हो जाता, लेकिन हमारे परम आदरणीय पवन कुमार जी की सोच है, और आदरणीय जैसे विवेक बेनीपुरी जी ने अभी बीच में कहा था कि किसानों को क्या समस्या आ रही है, उस समस्या को भी बताया जाए, उसका समाधान कैसे किया जाए, या कैसे किया किसान ने, वो अनुभव भी बताए जाए। तो इस अनुभव के साथ मेरा एक सुझाव था सदन को कि हम सोशल मीडिया पे भी अब लिखना शुरू करें, हम माउथ पब्लिसिटी भी करना शुरू करें, हम जहां भी रहें हम संरचनाओं की चर्चा जरूर करें कि हमारी संरचना सही जगह होना चाहिए, अगर गलत जगह होती है तो उसको रोकना चाहिए, चाहे वो किसी भी प्रकार का निर्माण हो, चाहे हैंडपंप लगाने का काम, हैंडपंप अगर लगाया जाता है सरकारी तो हम अपने द्वार पे लगा लेते हैं, चाहे वहां पानी हो अथवा ना हो। सड़क डलना है तो हम अपने खेत पर डलवा देंगे, चाहे वहां बस्ती हो अथवा ना हो। इस प्रकार के जो है काम, इस सोच को हमें बदलने के लिए, या सरकार जो गलत करता है उसका हमें विरोध करना चाहिए। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे कई जगह मैंने देखा लोगों ने परहेज किया परम पूज्य स्वामी जी का नाम लेने में। ये योग जो है इस विश्व में जन जन तक पहुंचाने का काम योग ऋषि स्वामी रामदेव जी ने किया है। तुम नाम ना लो, लेकिन विश्व जान रहा है, तुम नाम लेने में संकोच कर रहे हो। हमने ऐसा सुना है, खुद सुना है कि लोगों ने, नहीं तो क्या है, जब कोई भी बात की जाती है, आज हमारे आदरणीय कृष्णलाल जी जो है, आज इन्होंने जो बात बताई हम सदन में, हमें निसंकोच कहना चाहिए कि आदरणीय हमारे मुख्य अतिथि जी आए थे, उन्होंने एक बात रखी, जैसे ये योगाहार कार्यक्रम का नाम आदरणीय पवन जी ने दिया, तो हमें कहने में क्या संकोच है। योग ऋषि स्वामी रामदेव जी ने योग को जन जन तक पहुंचाया, इसको कहने में हमें क्या संकोच था। लेकिन सरकार, अन्य संगठन सिर्फ काम नहीं करना चाहते हैं, श्रेय लेना चाहते हैं। ये मानसिकता का हमें जवाब देना होगा, ताकि हमारा जो आज 18 से 20 घंटे परम पूज्य स्वामी जी और सिद्धि आचार्य जी जो मेहनत करते हैं, उनकी टीम, उनका परिवार, आदरणीय पवन कुमार जी 5 बजे 6 बजे से लग जाते हैं, और जब वो लग जाते हैं तो हम सबको लगना पड़ता है, हम सब भी उठ के लग रहे हैं और स्वैच्छिक कार्यक्रम ये कर रहे हैं, इससे लाभ सबको मिल रहा है और हम लोग मन से करते हैं। इस भाव के साथ हम सबको लगना चाहिए, ऐसा मेरा निवेदन है। और हमको लिखना भी चाहिए, हम लिखेंगे नहीं, हम बोलेंगे नहीं, तब तक इस आदमी, इस जो लोग हैं वो समझेंगे नहीं। बस यही निवेदन था। और मैं, चूंकि मैंने अगर कहीं ऐसा कुछ कह दिया हो तो सदन से क्षमा प्रार्थी हूँ, परंतु ये मन के स्वभाव था। आज जो है हमने हमारे मुख्य अतिथि जी को सुना तो हमें लगा कि हमारी संरचनाएं सही जगह होना चाहिए, उनका चयन ठीक होना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, भारत माता की जय। ओम। जी धन्यवाद आदरणीय। ये जो मुख्य अतिथि जी और आपके मध्य जो संस्कृति की संवेदना का ही संचार है, जो आपने उद्गार व्यक्त किए हैं, और आदरणीय अन्य किसी सदस्य को कुछ बातें रखनी हो, जैसे आदरणीय मुनीलाल जी भाई साहब ने कहा है कि ये स्वैच्छिक कार्यक्रम है और स्वेच्छा से निकले हुए विचार, संस्कृति का संचार अवश्य आगे बढ़ेगा। तो जी, और आदरणीय रावत जी जी ओम जी 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 सर बोलिएगा। जी सर, यदि शरद वर्मा जी यदि हो तो कल उन्होंने जो शिक्षण दिया है वो भाई यदि उनके साथ हो तो वो अपने अनुभव सुना सकते हैं कि कल कैसा रहा। थोड़े से समय में यदि शरद वर्मा जी उपस्थित हो तो कृपया बताने के कष्ट करें। ओम। जी स्वागत सर। जी ओम। आज का जो कार्यक्रम है विशेष रूप से पानी संरक्षण पे था और जो तालाब योजनाएं चल रही हैं उनके विषय में था। पानी, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाला जो विश्व युद्ध होगा शायद पानी के लिए होगा।
जो लड़ाई होगी वो पानी के लिए होगी। और जो अभूतपूर्व अपनी सबसे अमूल्य चीज है पानी, उसका संरक्षण कैसे करें, आज किशन लाल जी ये द्वारा जो प्रस्तुत किया गया वो बहुत मन को छू लेने वाला था। और मुनीलाल सर जी ने उसको जैसे व्याख्यान किया वो भी दिल को छूने वाला था। कहीं ना कहीं हम लोग अपनी ही धरती को विषैला बना रहे हैं, उसको कैसा रोके। हमारे गांव में हमने एक परंपरा की थी, उसके विषय में बताना चाहूंगा। हमारे गांव के साइड से एक नदी निकली हुई है, तो हम लोगों ने गांव ने मिल के सभी लोगों ने नदी का गहरीकरण किया था और बोरी का बंधान बनाया। लगभग हम लोगों ने 7,000 बोरियों को बीच में पानी को ब्रेक किया नदी के अंदर। आज हमारे गांव में जो सूख रहे कुएं, हमारे यहाँ हम लोगों ने 10 से 11 कुओं को जीवित किया। जो गांव में कचरा डालने लगे थे लोग, उनमें से अब पानी आने लगा और इतना पेपरों में आया, इतना लोगों ने उसको सराहा। हमारे जो बोरी बंधान था, हमने कोई भी सरकारी उसकी मदद नहीं ली। हमारे सामूहिक रूप हमारे गांव में लगभग जो ट्रैक्टरों की संख्या है 70 ट्रैक्टर है हमारे गांव में, 1500 वोटर होंगे। तो उनकी सबके माध्यम से मिलके हमने उसका गहरीकरण किया और जो खेतों की जाने वाली रास्ता थी उनमें वो रेत डाल के अपने खेतों में जाने की रास्ता, जो मेड़ा कहलाता है किसानी मेड़ा, उसको हम लोगों ने दुरुस्त किया। और वो नदी इतनी गहरी हो गई उसमें जब हमने बोरी बंधन लगाए तो हमने 5 जगह उस पानी को ऊपर से नीचे तक रोका। उससे लगे हुए 3 गांव को लाभित हुआ और आसपास के जो ट्यूबवेल हैं, आपका खेत में पानी देने वाले हैं, उनको बहुत ज्यादा फायदा हुआ। और वो परंपरा आज हमारी ये हो गई कि आज हमारे 20 गांव के लोग अपनी अपनी नदी गहरी करने में लगे हुए हैं और वो बोरी बंधान बना रहे हैं। बहुत अच्छा वो सफल उपयोग रहा, जिसमें बगैर सरकार की मदद के आम किसान और जनता को लेते हुए उसको बनाया। सदन में कल ट्रेनिंग के लिए 2 किसान महाराष्ट्र से आए थे, शायद वो जुड़े हैं कि नहीं पता नहीं, लेकिन उनको बहुत अच्छा लगा। मैंने मुनीलाल सर को वीडियो भेजा था और रमेश सर जी को भेजा था वीडियो। उन लोगों ने पूरी ट्रेनिंग ली और उनका जो पशु आहार की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि उनका जो हरा जी चारा उन्हें नहीं मिल पाता था और वो चारे को संग्रहित नहीं कर पाते थे। तो उनके पास गन्ने का जो बहुत सारा मटेरियल निकलता है, तो वो यहाँ संग्रहित करना सीखा उन्होंने कि कैसे चारे को सुरक्षित रखा जाए। और एक छोटी सी जगह में आप 100 से 200 कुंटल अपना चारे को पैक करके रख सकते हैं। जहाँ भूसा आज 50 कुंटल बनेगा, उसी जगह में आप अपना इन मशीनों के द्वारा पैक करके 200 कुंटल रख सकते हैं। तो आपको जगह भी कम चाहिए, आपका जो चारा है वो भी सुरक्षित रखा गया। वो सारी चीजें उन्होंने सीखी और वो बहुत धर्म प्रेमी थे। उनके जो आसपास जंगलों में जो लोग बाग गाय छोड़ देते हैं, वो निःशुल्क रूप से वो 100 से 150 गाय जानवरों को अपने उसमें रखते हैं और निःशुल्क उनको खिलाते हैं। उसके गोबर से कंडे बनाकर वहां आसपास जो भी जिसको कंडे की आवश्यकता होती है वो अपने कंडे को देते हैं। और आज लोग बाग जो दाह संस्कार में कंडों का उपयोग करने लगे हैं। कंडे से सबसे शुद्ध दाह संस्कार माना गया है। और जैसे जैन समाज ने, पता चला है कि जैन समाज ने लकड़ी को वर्जित कर दिया है, वो कंडे से ही अब अपनी उपयोग करेंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा कदम है प्रकृति के लिए। तो प्रकृति के लिए उन्होंने कल इतना सीखा, हमने भी उनसे कुछ चीजें सीखी। ये तो अथाह सागर है और इसमें बहुत सारी चीजें सीखनी है और हमेशा सीखते रहना है। बस इतना ही जाना। धन्यवाद आदरणीय। हाँ, और क्योंकि ये जो जल और कल की बात है और ये चर्चा आदरणीय शरद वर्मा जी ने ये आगे बढ़ाई। आपके बहुत क्षेत्रों में आपके अभिनव प्रयोग रहते हैं और वो सफलता की तरफ जाते हैं, हम आपसे सीखते हैं। और इस तरह से आज का समय भी हमें संकेत दे रहा है। और क्योंकि 8:10 होने वाले हैं, अगर कोई बंधु अपने विचार रखना चाहें तो उसके बाद आदरणीय साबले जी को बुलाएं और आज के समापन की ओर हम बढ़ें।
सर नमस्कार सर, दिनेश सर विमल। जी सर जी। सर मेरा एक सुझाव था छोटा सा कि अपने मध्य प्रदेश के जो विश्व का पहला जो गो अभ्यारण्य है हमारे सालरिया, जहाँ हमारे मुन्नीलाल जी प्रभारी महोदय को हमने दिखाया था, उस गो अभ्यारण्य को अपने पतंजलि में ले लिया जाए क्या, ऐसा मेरा सुझाव था थोड़ा सा। क्योंकि वो गो अभ्यारण्य नहीं है, वहाँ मौत का बूचड़खाना बना हुआ है, गाय के बूचड़खाना बना हुआ है। ऐसे यहाँ सरकार के भरोसे से चल रही है तो बहुत गायों की मौत प्रतिदिन हो रही है वहाँ पे, और असुविधा हो रही है बिल्कुल। तो उसको अपने पतंजलि में ले लिया जाए क्या, ऐसा मेरा सुझाव था। मैं आपको प्रस्ताव रखना पड़ेगा अपना ग्राम पंचायत की तरफ से, आवेदन करना पड़ेगा। अब पतंजलि मांग थोड़ी करेगी, पतंजलि मांग नहीं करेगी, आपको आवेदन करना पड़ेगा सरकार से कि ये पतंजलि को हस्तांतरित किया जाए, ताकि वहाँ ठीक काम हो सके, उसकी सेवा सही हो सके, संचालन ठीक हो सके, और फिर सरकार क्या निर्णय लेती है इस पर विचार करेंगे फिर अपन। सिर्फ जो अपन जो चले थे उसको देखने आपको मैंने दिखाया था, भ्रमण कराया था गौशाला का, तो बहुत बुरी स्थिति हो रही है उस पूरा गौशाला। पूरा देखा, मेरे पास पूरा वीडियो है, पूरा लाइव भी मैंने चलाया था, आपके साथ में गया था, एक एक चीज देखी थी अपन ने, उसकी व्यवस्थाएं देखी थी कि एक दाना भूसा नहीं था वहाँ। 89 लोगों का वेतन मिलती है, लेकिन 89 में एक व्यक्ति मिला था अपन को, 89 में एक व्यक्ति मिला था, और 89 लोगों की वहाँ मानदेय डल रहा है। किसी कंपनी को उन्होंने ठेका दे रखा है लेबर का, वहाँ कोई चराने वाला नहीं, कोई कुछ वहाँ कुछ नहीं था। ये बात सही है, परंतु ये इसका जो है प्रस्ताव ग्राम पंचायत की तरफ से, विधायक सांसद हैं उनकी तरफ से अगर पत्र लिखाया जाए कि यह गौशाला का संचालन पतंजलि के द्वारा कराया जाए तो ये ठीक रहेगा। और जब सरकार का जब प्रस्ताव आएगा तो ये संभव है, अपन के द्वारा अगर कुछ कहा जाता है तो ये असंभव है। जी जी धन्यवाद। हाँ जी, ये काफी महत्वपूर्ण पहलू है। जहाँ हम गौ माता की रक्षा की बात कर रहे हैं, वहाँ इस तरह की बातें हों तो लेकिन इसके लिए प्रस्ताव और अनुमोदन की आवश्यकता सिस्टमेटिक हो, यही सही रहेगा, जैसे आदरणीय आपने मार्गदर्शन किया। अब मैं निवेदन करूंगा आदरणीय नीलकंठ साबले जी से कि आप आए और अपनी बात रखकर सभी का, आज के मुख्य अतिथि जी का और हमारी योग शिक्षिका जी और आदरणीय सदस्यों का आभार। ओम, सभी को प्रणाम। मैं महाराष्ट्र से हूँ, नीलकंठ साबले। मैं आज जो हमारे पूनम बहन जी ने जो योगा के एक्यूप्रेशर के टिप्स दिए वो भी बहुत अच्छे थे, और आदरणीय हमारे किशन लाल भाई जी, उन्होंने भी जो आज जल की स्थिति कैसी है और जल के बारे में आगे कैसा उसका संवर्धन और कैसा जल एक वाटर बैंक बनाना है, इसके बारे में जो बताया, और मन के भाव जो हमारे आदरणीय मुन्नीलाल भाई जी ने बहुत तरीके से ये किए। और हर दिन मुन्नीलाल भाई जी का तो ऐसा होता है कि मन में ऐसे ये रहता है कि कैसे मैं अलग अलग ये जल का हो या अपने योग का हो, मेरे गर्व होता है कि जब स्वामी जी ने ये गुफा से योग पूरे विश्व स्तर पर प्रकट किया है, तो हमारे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जब हमने 75वें तीर्थ स्थल में सेगांव में जब हुआ, तो उसमें मुस्लिम समाज भी सम्मिलित होकर वो भी हमने जो स्वामी जी के पतंजलि के टी शर्ट और जो अपने अंग वस्त्र रहते हैं वो भी उन्होंने पहन के एक हमारे सेगांव तीर्थ क्षेत्र है गजानन महाराज का, उसमें अखंडता और एकात्मता वो दिखाई पड़ी। तो सब लोग इससे आज के इस स्थिति में बहुत अच्छे इस सेगांव शहर को लगा कि एक ये शहर एकात्मता का प्रतीक हो जाए, और आवाज अपना नहीं आ रही भारत तो एकात्मता और अखंडता का यही है। थोड़ा सा नेटवर्क में आइएगा। हाँ हाँ, तो अभी आवाज आ रही आदरणीय भाई जी, आवाज आ रही? आ रही जी 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 आवाज जी। तो अपना भारत देश तो अखंडता और इस एकात्मता का ये है। अपने भारत देश से ही सभी विश्व में योग और संस्कृति का जो बाकी के देश भी अवलोकन करते हैं, इससे भी स्वामी जी का बहुत बड़ा और हमारे आदरणीय
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी, परम पूज्य आचार्य जी, इनका सबका बहुत मेहनत है। जैसे कि हमारे आदरणीय पवन कुमार सर जी इस योगाहार में, मुन्नीलाल भाई जी, दिनेश कुमार जी, सभी इस योगाहार की पूरी टीम सवेरे 5 बजे से और दिन में भी कल के प्रोग्राम के लिए सोचती है। रंजना बहन है, अपने पद्मावार जी है, हमारे वरिष्ठ जो है भट्ट सर है, रावत सर है, भुवनेश्वर राय जी है, रवि आदित्य सर है, ऐसे दुबे सर है, ऐसे सब चिंता करते हैं कि कल का कार्यक्रम कैसा अच्छा हो और लोगों को कैसी प्रेरणा मिले। ये हमारे आज के जैसे मुख्य अतिथि किशन लाल जी ने जिन्हें जो बड़ा इस पर जेल के बारे में जो उद्बोधन दिया, वो बहुत ऐसे ही हमारे को अलग अलग इसमें आज जो परिस्थिति है इस पर निर्भर करके एक्शन मोड में, जैसे हमारे पवन कुमार सर बोलते हैं हर बार कि एक्शन मोड पर होना चाहिए, तो अभी एक्शन मोड की ये दिन आ गए। तो मैं सभी का आज के इस जो योगा की कक्षा ली पूनम तिवारी जी ने और आज के मुख्य अतिथि आदरणीय किशन लाल जी और हमारे पतंजलि समृद्धि प्रोग्राम के रंजना बहन है, हमारे आदरणीय मुन्नीलाल भाई जी है, राजेश्री कुशवाहा जी है, आदरणीय अजित कुमार सिन्हा जी है, आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी, आदरणीय भुवनेश्वर राय जी, आदरणीय भूपेंद्र शास्त्री जी, आदरणीय बने सिंह भागवत जी, आदरणीय दिनेश सेमवाल जी, डॉक्टर किशोर दुबे जी, इंजीनियर टोले चंद जी, आदरणीय किशन लाल देशमा जी, आदरणीय किशम कुमार मोहंतो जी, आदरणीय प्रदीप राज वर्मा जी, आदरणीय पुण्यकाम समर्थ जी, आदरणीय रघुवर रावत जी, आदरणीय रमेश चंद मेहरा जी, आदरणीय बहन रंजना किनेकर जी, आदरणीय रवि आदित्य सर जी, आदरणीय शरद वर्मा जी, और ये जो योगाहार ARC से जुड़े हैं उनका भी, और जो लेप हो चुके हैं उनका भी मैं धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। और आज का दिन सबके लिए मंगल हो और कल 5:30 बजे से ही इस योगाहार में आप खुद ही जुड़ने का और लोगों को, किसानों को भी जोड़ने का मैं निवेदन करता हूँ और मेरे वाणी को विराम देता हूँ। ओम, धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद सभी भाइयों का। मैं अतिथि न होकर के आपके परिवार का सदस्य के रूप में मैं तो मानता हूँ, और मुझे सौभाग्य मिला कि एक नया परिवार मुझे मिला, तो मुझे आगे कुछ इस परिवार से सीखने को मिलेगा। आदरणीय बहुत बहुत स्वागत है। और आप निरंतरता, क्योंकि हमने देखा है कि आपने जिस कार्य को किया, निरंतर कार्य किया, और इसकी छवि वहां पे भी है, टोंक जिले में भी है और योगाहार में भी रहेगी। आपका हार्दिक स्वागत है और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जी। सभी को सादर हाँ प्रणाम। जी, बहुत बहुत प्रणाम, प्रणाम बहन धन्यवाद। जी, प्रणाम प्रणाम बहन जी, प्रणाम। तो अब आदरणीय सर आज की आज्ञा लेते हैं और जी जी। मुन्नीलाल सर, कल वो वीडियो देखा था, मैंने भेजा था आपको। चलिए मैं बाद में। वहां पे नेटवर्क कुछ ऐसे लग रहा है, आवाज नहीं आ जी रही। जी जी जी, ओम। हाँ जी, धन्यवाद।